फिदेल कास्त्रो 20वीं सदी के सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक। आज हम उनकी कहानी को समझेंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में, उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की जुबानी। चलिए शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जिसे सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो। 600। जी हाँ, 600 से भी ज्यादा बार फिदेल कास्त्रो को जान से मारने की कोशिशें हुईं और वो हर बार बच निकले। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी कहानी की पहली झलक है, एक ऐसे शख्स की जो झुकने को तैयार नहीं था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अपनी सत्ता के दौरान उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 9 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को आते जाते देखा। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उसके 9 राष्ट्रपति, और क्यूबा में एक ही शख्स फिदेल कास्त्रो। ये दिखाता है कि वो सियासत के कितने लंबे खिलाड़ी थे। तो सवाल उठता है कि हम इस शख्स को जाने कैसे। कई सालों तक लोगों ने, पत्रकारों ने उन्हें अपनी कहानी बताने के लिए मनाया, और आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और किताब आई माय लाइफ। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो सीधे उन्हीं की कही हुई बातें हैं, उनकी अपनी कहानी। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एक ऐसे दौर में चलते हैं जब फिदेल कास्त्रो एक हारा हुआ नाम था, जब उनकी क्रांति शुरू होने से पहले ही खत्म होती दिख रही थी। एक ऐसा वक्त जब जीतना तो दूर, जिंदा बचना भी मुश्किल लग रहा था। एक नौजवान वकील जिसके अंदर सियासत का जुनून था, उसने बतीस्ता की तानाशाही के खिलाफ एक क्रांति की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह फेल हुई। नतीजा, जेल और फिर देश से निकाला। मेक्सिको में रहकर उन्होंने फिर से तैयारी की और गुरिल्ला युद्ध छेड़ने के लिए क्यूबा वापस लौटे। ये थी उनके सफर की एक बेहद मुश्किल शुरुआत। जरा इस अखबार को देखिए, ये दिसंबर 1956 का है, जब कास्ट्रो और उनके साथी वापस क्यूबा पहुंचे थे। उस वक्त सरकार और पूरी दुनिया यही मान के चल रही थी कि ये बगावत अब खत्म हो चुकी है। तानाशाह बतीस्ता ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया था कि क्यूबा पर अचानक हमला करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। मतलब साफ था, कास्ट्रो की कहानी को इतिहास ने खत्म मान लिया था। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि ये तक नहीं पता था कि कास्ट्रो क्यूबा में है भी या नहीं, या शायद वो जिंदा भी नहीं है। सोचिए, एक क्रांति जिसका नेता ही लापता हो। ये उनके संघर्ष का सबसे अंधेरा दौर था। लेकिन इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यही है कि वो पलटता जरूर है। यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हार की कगार से सीधे जीत के शिखर तक। और ये तस्वीर उस बदलाव की गवाह है। महज कुछ ही साल बाद 4 जनवरी 1959 वही फिदेल कास्त्रो, जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, हजारों की भीड़ के सामने जीत का भाषण दे रहे थे। ये वो जीत थी जिसे सबने नामुमकिन कह दिया था। और जब उन्होंने हवाना में अपनी जीत का परचम लहराया तो उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 32 साल। सिर्फ 32 साल की उम्र में एक पूरे देश की तकदीर बदलना, ये उनकी जीत की रफ्तार और उनके जुनून दोनों को दिखाता है। जीत के बाद उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ बहुत तेजी से मजबूत की। पहले प्रधानमंत्री बने, फिर राष्ट्रपति, और क्यूबा को पूरी तरह से बदलकर एक दलीय समाजवादी देश बना दिया। क्यूबा के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन एक लड़ाई जीतने का मतलब ये नहीं था कि सारी लड़ाइयां खत्म हो गईं। अब क्यूबा की अंदरूनी क्रांति एक बाहरी लड़ाई में बदलने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जो उनके पूरे शासन की पहचान बन गई। ये टकराव था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के साथ। ये अखबार की सुर्खियां उसी तनाव को दिखाती हैं। 1961 में बे ऑफ पिग्स का हमला हुआ। अमेरिका के समर्थन से क्यूबा के लिए ये अपने वजूद को बचाने की लड़ाई थी, और यहीं से दोनों देशों के बीच दुश्मनी का एक नया और लंबा दौर शुरू हुआ। और इसी टकराव से निकला वो मशहूर नारा, पात्रिया ओ मॉर्ते वेंसेरेमोस, यानी वतन या मौत, जीत हमारी होगी। ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये बाहरी ताकतों के खिलाफ क्यूबा की पहचान बन गया। अब कास्त्रो सिर्फ क्यूबा के नेता नहीं रहे, वो दुनिया के मंच पर एक बड़ी आवाज बन गए। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों को चुनौती दी और अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाई। यही नहीं, उन्होंने पूरे लैटिन अमेरिका में अपने जैसे विचार रखने वाले आंदोलनों और सरकारों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया। चिली के राष्ट्रपति सल्वाडोर अलिंदे के साथ ये तस्वीर उसी दौर की है जब वो इस क्षेत्र में एक नए शक्ति केंद्र के तौर पर उभर रहे थे। तो हमने उनकी जीत देखी, उनका संघर्ष देखा।
लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये पूरी कहानी, जैसा हमने शुरू में कहा था, उनके अपने नजरिए से है, क्योंकि उनकी विरासत जितनी शानदार है उतनी ही। एक तरफ उनकी कहानी एक नामुमकिन सी लगने वाली जीत की है, एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ एक क्रांति को अंजाम दिया, बल्कि दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा रहा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, और अच्छी बात यह है कि इस किताब में कास्ट्रो उन मुश्किल सवालों से भागते नहीं हैं जो उनके शासन पर उठाए जाते हैं। जिन पत्रकार ने ये इंटरव्यू लिया, उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछे, मानवाधिकारों के बारे में, प्रेस की आज़ादी पर लगी पाबंदियों के बारे में, समलैंगिकों के साथ हुए बर्ताव पर और मौत की सज़ा के इस्तेमाल पर। ये वो मुद्दे हैं जिन पर उनकी सबसे ज़्यादा आलोचना होती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पे आकर रुक जाते हैं, फिदेल कास्त्रो एक क्रांतिकारी थे या एक तानाशाह? इसका कोई एक सीधा जवाब शायद है ही नहीं। कहा जाता है कि इतिहास विजेता लिखते हैं, लेकिन उसे पढ़ा और समझा हर किसी के द्वारा जाता है, और कास्त्रो की कहानी शायद हमेशा इसी तरह पढ़ी और समझी जाएगी।